के दिल जाएंगे डोल। सुनिए संग आरजे समानिया के हल्ला बोल। आपने ट्यून इन किया है आपका अपना फेवरेट और नॉर्थ कश्मीर का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो चनार 90.4 और मैं हूँ आरजे समानिया। और शो तो आपको पता ही है, हल्ला बोल चल रहा है। वेल टाइम की बात करें तो इट्स 12:17 और पहले ही मैंने आपको कहा था कि आज शो पर हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जुड़ने वाले हैं जिनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वेल उनका नाम ही उनकी इंट्रोडक्शन है, उनकी पहचान है। और आपको बता दें आज बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि आज रेडियो चनार पर एक ऐसी पर्सनालिटी है। आई नो आप सब जानते हैं उन्हें, बट अभी मैं बताऊंगी आपको, ग्रेजुअली रिवील करूंगी कि शो पर आज हमारे साथ कौन मौजूद है। वेल कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर ही नहीं, अक्रॉस इंडिया उनको पसंद किया जाता है, उनके काम को सराहा गया है और कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है उन्हें और उनके काम से हम सब बखूबी वाकिफ़ है। सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं। चलिए आगे से आप वेट नहीं करवाते वरना लेट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ हल्ला बोल शो पर मिस्टर अशरफ नागू है। वेलकम सर, थैंक यू सो मच रेडियो चनार पर आने के लिए, हमें अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू। वेल आई नो सर, आपको तो किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं और मैंने तो बता दिया है, सब लोग जानते हैं, आपका नाम ही आपकी पहचान है। वेल हमारे लिसनर्स को आप थोड़ा सा फिर से अपने बारे में बता दें। मेरा नाम अशरफ नागू, मैं बारामूला से बिलोंग करता हूँ और बचपन से आज तक कभी एक्टिंग इसके बगैर कुछ सोचा नहीं है। स्कूल में जब पढ़ा करते थे तो मास्टर जी बोलते थे कि उठो कुछ सुनाओ जी वहाँ, कभी मैं गाता था, एक्टिंग किया करता। शुरुआत में जब वहाँ बंगलाबाग मिडिल स्कूल से निकले जी तो फिर हाई सेकेंडरी में डायरेक्ट 8th से, तो वहाँ से जब हमने शुरू किया, टीचर्स सब बुलाते थे ना, ये आप आज ये प्रोग्राम करना, आपने आज ये करना है, जी तो उनकी हौसला अफजाई से, लेकिन घर वालों को ये पसंद नहीं था। जी तो जब असल में मैंने तो 93 से शुरू किया था, उससे पहले यूं ही क्लास में चलता था। 93 से मैंने शुरू किया। जब हाई सेकेंडरी से कॉलेज गए तो वहाँ पर बाली सर थे इकोनॉमिक्स के, तो उन्होंने बोला आप अच्छा टैलेंट रखते हो, आप ज्वाइन क्यों नहीं करते थे। मैंने बोला सर यहाँ पर तो नहीं है, अभी वो वर्क नहीं कर रहे हैं। तो बोला नहीं मैं मिलाता हूँ। अब फिर मैं उनसे मिला तो हम फिर स्कूल्स में जाके इंडिविजुअल, एक बंदा मिमिक्री भी करता था, गा भी रहा था और एक्टिंग भी किया करता था। आहिस्ता आहिस्ता तो हमने ग्रुप बनाया। जी GM माहिर साहब थे कन्वीनर महबूब कल्चर सोसाइटी के, और GD बहार। हम खाली 3 कैरेक्टर्स पे लिखते थे जी प्ले। मैं बेटे का रोल, एक नौकर का रोल कर रहा था, एक बाप का रोल कर रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू किया। फिर हमने मौज कशीर में वो छोटे से सीक्रेट दिए टीवी के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। तो फिर मैंने जमा किए लड़के भी, 2-4 लड़कियां भी थी हमारे साथ, तो थिएटर करना शुरू कर दिया। जी वेल यहाँ पर मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि नागू साहब बारामूला में रहते हैं और पूरे कश्मीर की शान है। और आपको बता दें कि नागू साहब ने बॉलीवुड में भी काम किया है, हामिद, तमाश, और मलयालम मूवीज़ में भी काम किया है जैसे कीर्ति चक्र। और आपको बता दें म्याकुट भी एक 2020 की मूवी है, उनमें भी काम किया है इन्होंने। और हामिद बहुत ही फेमस रही। इन्होंने ऐसी मूवीज़ में काम किया है जिनको नेशनल अवार्ड्स मिले और काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है। वेल नागू साहब, एक चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि शुरुआत आपको बचपन से एक्टिंग का कीड़ा था जी। तो बचपन में आपकी फैमिली ने कभी कहा कि नहीं एक्टिंग नहीं, या आपका पैशन था कि नहीं मुझे एक्टिंग में ही जाना है? जब हमने थिएटर करना शुरू किया तो जी घर वालों को पता चला, ओके बस बोलने लगे ड्राव भाण, ओहो वो बोलने लगे। अब क्या है कि उन दिनों बाप मेरी तरफ देखता भी नहीं था शुरुआत में। जी बोले कि बाण यार, मेरी फैमिली में सब कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। ओके तो उन्होंने बोला यार उनके जहन में पैसा ही था सब कुछ। तो वो बोलने लगी ये किस ओर जा रहा है, अपना फैमिली बिजनेस है और ये ऑफ ये ट्रैक कहाँ जा रहा है। है। बोल रहे कि भाई लोग भी मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, बोले ये हो गया आवारा ये। जब आहिस्ता आहिस्ता मैं हटा नहीं, तो पहले मुझे ये लगा कि मैं शायद गलत कर रहा हूँ कि एक्टिंग की ओर जा रहा, मैं थिएटर कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, ये शायद गलत फील्ड है। हमारे मोहल्ले के एक बुजुर्ग थे,
अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मोहम्मद सुल्तान बुहरू साहब। जी। तो इतने आर्ट लवर थे, वो मेरे थे कि डरो मत इन चीज़ों से, आप मेरे बेटे हो। हर वक्त ये बोले कि अगर मेरे बेटे हो तो मैंने आपको मुंबई भेजा, तो इस चीज़ से मत डरो। मेरे टीचर्स लोग जो मैं कभी जब उनको लगा कि एक्टिंग कर रहा है, कि मेरे टीचर्स लोग जब गाड़ी में जाते थे वो देखते थे, वो कहते थे आप बैठो, मैं कह सर नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। तो उससे मुझे ये लगा कि मैं गलत नहीं कर रहा। बिल्कुल। जब हमारे एक प्रोफेसर साहब थे पीर अशरफ साहब जी। अरबिक कॉलेज में, बिल्कुल। तो कहने लगे कि मेरा असासा अशरफ नागू है। तो मुझे लगा कि यार वाकई अब मैं इस काम को छोड़ने वाला नहीं हूँ, कि एक मेरे उस्ताद ये बोल रहे हैं कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं सही काम पकड़ा हूँ। तो तब जाके जब हौसला अफजाई लोगों ने की, तो मैंने चुना ना ये फील्ड है ताकि मैं लोगों की बात कर सकूं। बिल्कुल। वेल, अशरफ साहब के साथ हमारी बातें यूं ही जारी रहेंगी, लेकिन आपको बता दें अगर आपको कोई सवाल इनसे पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप 8899904904 पर फ़ोन कर सकते हैं। वेल, आप मेल भी कर सकते हैं हमें radio.4@gmail.com पर। सुनते रहिए रेडियो चनार, हर दिल की धड़कन। आप सुन रहे रेडियो चनार 90.4 हर दिल की धड़कन, और मैं हूँ आरजे समानिया। शो चल रहा है हल्ला बोल विद आरजे समानिया, और आज शो पर हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है। जी हाँ, अशरफ नागू साहब, जो कि कश्मीर के ही नहीं बॉलीवुड एक्टर है, और आपको बता दें कि उन्हें हंड्रेड्स ऑफ प्लेज में काम किया है, नेशनली इंटरनेशनली। और आपको बता दें कि वो खुद स्टोरीज़ लिखते भी हैं और फिल्में बनाते भी हैं, और बहुत सा अभी काम उनका है जिन पे काम होने वाला है। ऐसी बहुत सी अभी मूवीज़ है, अभी हम उनसे और भी डिस्कस करेंगे, बाकी चीज़ें जानेंगे। वेल, आपको कोई सवाल पूछना ही थे 99904904 पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वेल, नागू साहब, आपने तो बता दिया कि बचपन से ही आपको एक्टिंग का बहुत शौक था, एंड स्टार्टिंग में घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया था। जी। और सडनली फिर जब देखते हैं कि नहीं, इज्जत मिल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं आपके काम को, तो फिर सपोर्ट मिला आपको। जी। वेल, अगर हम बात करें एक्टिंग की, तो आपने कश्मीर में ही नहीं, आपने नेशनल लेवल पर भी काम किया, बॉलीवुड मूवीज़ में काम किया, मलयालम मूवीज़ में आपने काम किया है। तो आपकी एक मूवी आई थी तलाश, जो कि बहुत हिट रही, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं मूवी के साथ। तमाश जो थी, मुझे लगा कि टचिंग थी, जो दिल को छूने वाली। उन्होंने पहले तो हिंदी में लिख के पहले बोला कि हिंदी में करेंगे, तो उन्होंने ऑडिशन शुरू कर दिया बच्चों का। बदकिस्मती से है कि उन्होंने कम से कम 5000 बच्चों का ऑडिशन लिया। ओके। कोई बच्चा कश्मीरी नहीं बोल पाया। जब उन्होंने बोला कि आप कश्मीरी में करेंगे, कोई बच्चा कश्मीरी बोल ही नहीं पा रहा। तो मैं उन दिनों श्रीनगर में ही एक वर्कशॉप कर रहा था। 5-8 स्कूल जो श्रीनगर के थे, गाँव से स्कूल थे, वहाँ नूरबाग में एक है शाहीन पब्लिक स्कूल श्रीनगर में, तो मैं वहाँ वर्कशॉप बच्चों के साथ कर रहा हूँ। तो इनको थे शबनम हाशमी जी के बेटे, सिनेमेटोग्राफर हैं, उन्होंने बोला कि अशरफ भाई से बात करो, वो वर्कशॉप कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि दिवानशु सत्यांशु, 2 भाई थे वो जी, बिहार से स्टूडेंट ही थे। तो उन्होंने बोला कि हम फिल्म करने जा रहे हैं। मैंने बोला हमें बच्चों के साथ, वो गाँव के हैं, कश्मीरी अच्छी बोल लेते हैं जी। तो उन्होंने ऑडिशन नहीं किया, बोला कि कौन से, उन्होंने बोला एज बताइए ना आप। तो उन्होंने जो एज बताया, मैंने बोला ले लो इन 3 को। तो उन्होंने ऑडिशन किया, तीनों सिलेक्ट हो गए। तो बोला कि आप बाप का रोल आपने करना है, घोड़े वाले का। मैंने बोला ठीक है, मैं करता हूँ। तो बोला कि आप पैसों के बारे में, मैंने बोला आप स्टूडेंट हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। लेकिन बाद में उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया, वो उन्होंने काम किया अच्छा। तो उन्होंने फिर हमारे अकाउंट में सबके अकाउंट लिए, तो सबके अकाउंट में पैसे डाल दिए। जिस किसी से भी मैं बोला ये स्टूडेंट है, पैसा नहीं लेना है, वो लाइट हो, वो आर्टिस्ट हो, किसी ने पैसा नहीं लिया था उनसे। उन्होंने नेशनल अवार्ड लिए, 13 अवार्ड लिए हैं, गोल्डन एलिफेंट अवार्ड लिया है उन्होंने, इंटरनेशनल लेवल पर 13 अवार्ड लिए हैं उन्होंने। वाओ। वेल, अगर हम मूवी हामिद की बात करें, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी और रिसेंटली आई थी, कुछ ही साल हो गए, तो उसके हवाले से थोड़ा सा मैं बताएं। इसके लिए उन्होंने मुझे पहले मुंबई से ही जो सत्यांशु दीवानशी, उन्होंने रिकमेंड करा था कि अशरफ भाई से बात करें, ये कैरेक्टर जो विलन था उसमें, जो फिर मीर सरवर ने वो रोल किया, तो उसके लिए मैंने वो रोल करना था मुझे। जब उन्हें लगा वो अभी कुछ अमेंडमेंट कर रहे थे कहानी में, बशीर का कैरेक्टर किसी और को दिया था, मुझे वो विलन का रोल दिया था। तो हम उसी लिए गए थे वहाँ पर। तो जब उन्हें लगा कि ये कैरेक्टर बढ़ रहा, बशीर बोला तो जो वो बंदा नहीं कर पाएगा,
तो फिर उन्होंने एक्सचेंज किया, बोला कि मीर सरवर को वो रोल देते हैं विलन का, आप ये रोल करें। मैंने बोला मुझे कोई एतराज़ नहीं। जी तो फिर हमने वो किया, कोशिश करी कि अपने तरफ से कि अच्छा कर सके। जी वेल आपने काफ़ी वर्कशॉप्स भी की है जी, एक्टिंग जी। पर, और हम अपने लिसनर्स को यहाँ पर बता दें कि नसीरुद्दीन शाह के साथ भी वर्कशॉप की है आपने, जी। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? 2002 में मैंने MK रैना जी के साथ वर्कशॉप किया। जी। वो मेरे उस्ताद हैं, जो भी हूँ आज तक, आज जहाँ पर भी हूँ तो वो उसकी देन है। जी फिर बाद में मैंने 2 महीने नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ वर्कशॉप किया। जी उनके साथ कुछ हटके ये था, एक्सपीरियंस था कि कड़क आदमी के साथ रहना कुछ और सिखाता है, पेशेंस सिखाता है इंसान। बिल्कुल। तो उन्होंने हारुद बनी थी फिल्म आमिर बशीर की, जी तो उन्होंने उसमें फादर का रोल के लिए मुझे रिकमेंड किया था। ओके। तो बोला कि नहीं, ये इस कैरेक्टर को फादर के लिए ले लो। तो उन्होंने बोला नहीं, हमने पहले ही बात करी है, कमिटमेंट करी है, पैसे दे चुके हैं, वो ईरान से हैं कैरेक्टर, तो उनके साथ फिर उन्होंने बोला कि आमिर भाई ने बोला कि आप बताइए कौन सा रोल। मैंने बोला जो हो मैं कर लूँगा। तो उसमें मैंने उसमें एक रोल किया था। वेल यहाँ पर हम अपने लिसनर्स को बता दें कि नागू साहब सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करते हैं, सिंगिंग भी कर लेते हैं और कॉमेडी भी कर लेते हैं, राइट सर? जी। और वेल आपकी कोई मूवी जो कि आपका फेवरेट डायलॉग रहा है आज तक, हम यहाँ पर चाहते हैं कि आप 2 लाइनें हमें बताएं। एक हॉट टचिंग कहानी थी, जी। डक, MTI की फिल्म थी। तो उसमें मैंने एक विलन का रोल किया था। जी तो उसमें लड़कियों के पीछे पीछे दौड़ते, हम्म, तो मैं उनको बोलता हूँ, अपना था, कोई स्क्रिप्ट का नहीं था, जी स्क्रिप्ट से बाहर था। मैं उसको बोलता हूँ, आ जाए सियाने छैन पता सुकुस फेट छाना छा माजंस द्रिया जो फेट फेट आज न किया पगानी। वाह, मुझे आज भी याद है कि जब आपके ड्रामा स्टार्टिंग में आए थे और मैं अपनी फैमिली के साथ हम देखते थे, आपका एक ड्रामा मुजरात आया था जी। एंड हम पूरे घर में, मतलब जब भी वो टीवी पर आता था और हमेशा हम सब टीवी के सामने बैठ जाते थे एंड आपका ड्रामा जितनी बार भी प्ले होता था हम कभी मिस नहीं करते थे। एंड मैं यहाँ पर बता दूँ कि नागू साहब बारामूला के हैं और बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरे कश्मीर में, इंडिया में, और इनके टैलेंट का खैर क्या कहना। और यहाँ पर हमारे लिसनर्स फ़ोन कर रहे हैं और आपको बता दें कि आप भी जुड़ सकते हैं 89904904 पर। सुनते रहिए रेडियो चुनार RJ समानिया के साथ। बिल्कुल सर, बताएं। नागो साहब को है कि ये आजकल आपका मूवीज क्यों नहीं आता है? जी सर। आजकल ड्रामा इसका क्यों नहीं आता है? नहीं, इनके हम इसका फैन है। ओके वेल नागू साहब सुन रहे हैं और आपको बता दें कि इनकी मूवीज़ भी आती है अभी, और इनकी काफ़ी शॉर्ट्स मूवीज़ भी आती है, तो आप शायद स्किप कर गए हैं, लेकिन आते हैं इनके ड्रामाज। हम नागो साहब का बहुत फैन है। जी, Thank नाम you, thank बताएं you. सर अपना। मुश्ताक अहमद भट्ट, बारामूला। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई बात आपको करनी है नागू साहब के साथ? बस इतना है, हम इसका फैन है। ओके, जरा नवाजी, जरा नवाजी। अस्सलाम थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वालेकुम, RJ समानिया रेडियो चुनार से। वालेकुम अस्सलाम, नाम बताइए अपना। हाय मिसबा, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, सब ठीक है, घर पे सब ठीक है? क्या करते हैं आप मिसबा? जी सब ठीक है। स्पेशल गेस्ट, राइट। स्पेशल गेस्ट है वहाँ पे। माय नेम अशरफ नवाज। एक्चुअली मुझे मैंने कॉल करा बिकॉज मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ बचपन से। उनका Wow. मेरा फेवरेट सीरियल जो था दैट वाज नेम्ड बाय मुमताज। आई जस्ट Okay. लव दैट सीरियल और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। उनकी जो भी वो कमिटमेंट वगैरह होता है, जस्ट लव दैट, दैट इज द रीजन आई जस्ट कॉल्ड। ओके, दैट्स रियली ग्रेट एंड ऑनेस्टली मैं अपना कहूँ तो मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ नागू साहब की। एंड थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, आपकी मैसेज हम ज़रूर थैंक यू पहुँचाएंगे। सो मच। हाँ जी, मेरी दिल की गहराई से मैं ये मैसेज उन तक पहुंचाना चाहती हूँ कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जो रोल उन्होंने किया था उसमें दैट वाज लाइक अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू। थैंक यू। आप सुन रहे रेडियो चुनार आरजे समानिया के साथ शो चल रहा है हल्ला बोल विद आरजे समानिया। और आपको तो पता ही है आज एक बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि शो पर हमारे साथ बहुत ही बड़ी शख्सियत है। जी हाँ, मिस्टर अशरफ नागू साहब है जो कि बॉलीवुड एक्टर है और बहुत ही खूबसूरत काम है उनका और इनके काम को अक्रॉस इंडिया सराहा जाता है, पसंद किया जाता है। वेल नागू साहब, अगर हम बात करें आपकी शॉर्ट मूवीज़ की, आपने नेशनली इंटरनेशनली बहुत सी मूवीज़ में काम किया है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप स्क्रिप्ट कैसे चुनते हैं, आपका मतलब फेवरेट पार्ट क्या रहता है? बेसिकली मैं वो स्क्रिप्ट देखता हूँ जिसमें लोगों की बात हो बिल्कुल। या जो मेरे हार्ट को टच करे कहानी, या मैं वो रोल चुनकर जिसमें मुझे कुछ कर दिखाने का मौका मिले, जो मैं दिखाऊं कुछ, जो मैं कुछ ना दिखाऊं। एक रूफी भाई की फिल्म थी, रूफी खान की, हू डाइज। तो एक आम इंसान का ये है कि वो ऑलरेडी मरा हुआ कि उसकी आत्मा बोल रही है कि किस बात है, ये कब्रों का जंग है क्या? तो मैंने बोला हाँ मैं करूँगा। तो मुझे लगा कि मेरे दिल की आवाज़ थी कि लॉस मेरे बच्चे को हो रहा है, कि कोई भी मरे, राइट। कि बच्चे को लॉस हो रहा है। और वो मुझे आज भी याद है आपकी एक आपका ड्रामा है, जो भी वो सीरियल देखता है आई गेस कि ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो बाद में रोते नहीं है। एंड मैं अपनी बात करूँ, मैं जब भी देखती हूँ तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ। इक्विट समाज, बिल्कुल, यस। इक्विट समाज। और उसमें आपने एक रोल किया था 3 बेटियों का, आप फादर थे 3 बेटियों के। इनमें आप सपना देखते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग था वो, तो उसके हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं। इसलिए कि हम एक दोस्त के साथ डिस्कस कर रहे थे तो उसने बोला सब्जेक्ट चुनेंगे, इसके लिए हम एक फिल्म बनाएंगे। उसने बोला ये क्यों ना चुने कि एक गरीब बाप हैं, 3 बेटियां हैं, बेटा भी है। तो उसने बोला चलो यही करते हैं। तो फिर मैंने वो खुद डायरेक्ट करी थी। जी जब मैं ये दिखा रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ, जी मेरी बेटियों ने खुदकुशी की ताकि उनके पास दहेज नहीं था हमारे पास। जब मैं सोया उस कमल के नीचे, तो जब मैं उठा मुझ पे न जाने क्या तारी था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे दिल से आवाज़ निकल रही। मैं खुद फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरी भी बेटी है, बिल्कुल। तो मैं खुद फील कर रहा हूँ। जब मैं खुद फील करूँ, जब तक ना मुझे फील हो तब तक ऑडियंस को फील नहीं होगा। जब तक ना मैं दिल से काम करूँ तब तक फील ऑडियंस को भी नहीं होगा। देखने वाला तब फील करेगा जब मैं फील करूँ। वेल यहाँ पर हम अपने लिसनर्स को बता दें कि हमें भी मुश्ताक अहमद भट्ट साहब ने बारामूला से फ़ोन किया था और बहुत बड़े फ़ैन हैं वो नागू साहब के, और कह रहे थे कि हम मिस करते हैं इनके सीरियल्स, अभी ज़्यादा नहीं आते हैं, अभी मूवीज़ आती है, और बहुत बड़े फ़ैन हैं इनके। और उसके बाद मिसबा ने फ़ोन किया था और उन्होंने पर्टिकुलरली कहा कि वो नागू साहब की कितनी बड़ी फ़ैन है। वेल नागू साहब, आप अपने फ़ैन से क्या कहना चाहेंगे? बस हमारे सीरियल्स, ड्रामास, फिल्में आइए देखते रहिए और उनमें कुछ नसीहत के जो अल्फाज हो या सीन हो उन पे गौर कीजिए। आजकल मैं ड्रग्स पे कर रहा हूँ काम, जी थिएटर प्लेस कर रहा हूँ, जी ड्रग्स पे हैं। आप देख रहे हैं कि कश्मीर में खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है। बिल्कुल। किस वजह से? हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने माँ बाप को बच्चों के साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत है। जी हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम मोबाइल पे लगे हैं। बाप जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, वो जब शाम को घर आता है तो अपने मोबाइल पे लगता है। माँ एक साइड में अपने मोबाइल लेके या टीवी पे बैठी है, भाई दूसरे कमरे में। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि बच्चे को लग रहा है कि यार मेरी कोई सुनता ही नहीं। बच्चों के साथ से ज़्यादा वक्त गुजारें ताकि उनको लगे कि हमारा सुनने वाला है कोई। उसे आपकी कोई बात बुरी नहीं लग रही है, उसे पूछिए ना, ये तो देख लीजिए आपका बेटा किन के साथ चल रहा है। बिल्कुल। तो बच्चों के साथ वक्त गुजारिए। वेल आपने बात की अभी ड्रग्स की, तो जी। आप इन पर भी काम कर रहे जी। हैं, तो सोशल कॉज की अगर बात करें तो अभी किन चीज़ों पर आप और काम कर रहे हैं, या आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, या आपका प्लान है कि हम इन पर मूवीज़ बनाएंगे? अभी एक तो मूवीज़ बना रहे हैं हम कि रेडियो गुलकार जी कि उसमें भी यही है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं उसके हज़ारों दुश्मन खड़े हो जाएंगे, लेकिन इंसान को अच्छा काम नहीं छोड़ना है। जी हमेशा अच्छी की ही जीत होगी।
वो जो आपके रुकावटें आएंगी या आपके दुश्मन पैदा होंगे वो खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे बिल्कुल जब आप सही काज पे रहेंगे। जी अभी ड्रग्स पे हम काम कर रहे हैं, उसमें यही है कि बच्चों के साथ वक्त गुजारिए, जी या होश आना था होश, कि बच्चे को बोला कि ये मत देखो कि वो दूसरे का बच्चा नशा कर रहा है, राइट ये आखिरकार मुझ पे ही भी आएगी, मेरे भी बच्चे हैं। जब तक ना मैं दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा ना समझूं, कि उसको रोकूं, बेटा ये एक सही काम नहीं, आप गलत लड़कों के साथ मत चलो, तो तब जाके मेरा बेटा रुक सकता ना, बच सकता ना इस शामत से, इस वबा से। बिल्कुल। वेल नागू साहब के साथ बातें हम यूं ही करते रहेंगे, लेकिन अगर आपको कोई बात करनी है, उनसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो जनाब 889904 पर फ़ोन घुमाइए। मेल भी कर सकते हैं रेडियो चुनार 90.4@gmail.com पर। सुनते रहिए रेडियो चुनार आरजे समानिया के साथ। और रेडियो चुनार पर मैं हूँ आरजे समानिया, शो चल रहा है हल्ला बोल विद आरजे समानिया। और शो पर आज हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी है, एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है। जी हाँ, मिस्टर अशरफ नागू साहब। वेल सर, मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आप रिप्रेजेंट करते हैं कश्मीर को। जी 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 हाँ, फिल्म फेस्टिवल्स में, जी, तो जी, जी। उसके रिगार्डिंग हमारे लिसनर्स को बताएं। बेसिकली जितने भी NSD या कलकत्ता इंटरनेशनल फेस्टिवल हुए, उनमें मैं थिएटर फॉर कश्मीर एक जी। ग्रुप है, अरशद मुश्ताक हैं उसके हेड, जी उसके थ्रू हम करते हैं, चाहते हैं जितने भी ये नेशनल फेस्टिवल्स या इंटरनेशनल फेस्टिवल हुए तो थिएटर फॉर कश्मीर के लिए काम किया। जी तो एक प्ले था राइडर्स टू द सी, आलो, जी तो उसमें मैंने माँ का किरदार निभाया था। जो ओलंपिक थिएटर जो पिछले 20 सालों से अच्छे प्ले रहे हैं, और थिएटर ओलंपिक जी इंटरनेशनल फेस्टिवल था, तो उसमें भी हमारा प्ले था जिसमें मैंने माँ का रोल किया था। जी उसमें एक गाना था, तो वो मेरे दोस्त मरहूम शबनम फयाज साहब ने लिखा था। जी ये बटपुरा में रहते थे, सोपोर में, जी नाबीना थे, आंखों की रोशनी से महरूम थे। उनको मैंने बोला कि सिचुएशन ये है, एक माँ की कहानी है, वो अपने चौथे बेटे को ये बोल के बाहर काम पे नहीं जाने देती है कि ताकि अगर तुम्हें कुछ हो गया मैं क्या करूँ, मैं किसके सहारे जीऊँ, अगर उनकी लाश को भी मुझे ढूंढना है कैसे ढूंढूं, आप मत जाओ। फिर आखिरकार वो भी चला जाता है, तो उसकी लाश आ जाती है। जी तो फिर मैंने अपने दोस्त मरहूम शबनम फयाज साहब को बोला कि भाई मेरे सिचुएशन ये है, तो उसने बोला आप लिखो। उसने उसी टाइम मुझे बोला कि आप लिखो। मैंने लिखना शुरू किया। मैं सुनाऊं वो गाना? जी बिल्कुल बिल्कुल। वकुशुम युस मेराव्यम म्यालो द्युन रवाचा वकुशुम युस मेराव्यम म्यालो द्युन रवाचा बकत खोच गिर्दियाबस मे गौलोट ताज खाबस नजर लज पोश बागस म्यालो द्युन रवाचा। वाह वाह। और यहाँ पर हमारे लिसनर्स को मे बी कुछ ऐसे लिसनर्स होंगे जिनको पता नहीं है कि नागू साहब जो है एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग भी करते हैं, कॉमेडी भी करते हैं, मिमिक्री भी करते हैं, और पूरा टैलेंट का भंडार है। और वेल सर, अगर बात हम करें आपकी इंस्पिरेशन की, सबकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन रहती है जिनको देखकर हम आगे बढ़ते हैं या सीखने का हमें हौसला मिलता है। तो आपकी लाइफ में आज तक ऐसी इंस्पिरेशन कौन रही है? सबसे पहले मैं राज कपूर जी को देखता था। जी जब उसकी फिल्म देखकर मुझे ये लगा कि कुछ मेरी बात है, मैं कर रहा हूँ ये। उसके बाद गोविंदा जी आए, या अजय देवगन, अनिल कपूर, नए में है रणबीर सिंह, रणबीर जी, कपूर बिल्कुल। या राजकुमार, बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो उनको देख के कुछ आजकल मैं देखता हूँ, मैं ये नहीं देखता जब तक इंसान क्रिटिक ना हो, बिल्कुल किसी की खामियां ना निकाले, तब तक वो अच्छा एक्टर नहीं। एक्टर की खामियां निकालना चाहिए। बिल्कुल।
तब तक अच्छा डायरेक्टर नहीं है जब तक तो वो बड़े डायरेक्टर को भी ये बोल नहीं यहाँ ऐसा करना चाहिए। इन जो आर्ट फील्ड है इसमें क्रिटिक होना चाहिए जी कि अगर बड़े से बड़ा एक्टर क्यों ना, जब तक न मैं उसकी खामियां तलाश करूं तब तक मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ। राइट। और क्रिटिसिज्म की जहाँ तक बात चली, आई गेस कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत जी ही जी जी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तनकीद बराए तामीर बिल्कुल। अपनी उससे सीख लेनी है। एग्जैक्टली और एक चीज़ है यहाँ पर, अगर हम कश्मीर वाली की बात करें, टैलेंट बहुत ज़्यादा है Yes. लेकिन प्लेटफॉर्म्स की कमी रहती है। जी। तो हमारा जो यूथ है काफ़ी टैलेंटेड है और Yes. नए सिंगर है या Yes. एक्टिंग में जा रहे हैं Yes. और बट ऐसे भी हमने काफ़ी लोग देखे हैं जो छोड़ते हैं फिर एक्टिंग या सिंगिंग, क्योंकि उनको ऐसा क्रिटिसिज्म मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता। और बेसिकली क्या है कि कश्मीर में हमें ये लगता है जी कि हमें कोई और काम करना है तब तक आगे नहीं जा सकते, क्योंकि दूरदर्शन चला अभी तो बंद है, अभी वहाँ कोई काम नहीं हो रहा पिछले 10 सालों से 11 सालों से काम नहीं हो रहा। अब हम बाहर कर रहे हैं, सीरियल आ रहे हैं जो कमीशन बेस्ड दिल्ली से आ रहे हैं वो कर रहे हैं, जी फिल्में कर रहे हैं या सिकिट कर रहे हैं या कल्चर एकेडमी से प्रोग्राम कर रहे हैं थिएटर। तो दूरदर्शन बंद पड़ा है। अगर दूरदर्शन चला तो काम था बहुत, लेकिन क्या है कि पढ़ाई सबसे पहले पढ़ना है, जी मुताला होना चाहिए एक आर्टिस्ट। एक अगर उसे एक लफ्ज़ बोलना है उसके लिए उसके पास 10 वर्ड होनी चाहिए, बिल्कुल तब जाके वो उसे कोई नहीं रोक सकता। टैलेंट इतना है, दिशा है, लेकिन ढूंढनी है। बिल्कुल अगर किसी भी कश्मीर में हो या डिस्ट्रिक्ट बारामूला में किसी को भी शौक हो एक्टिंग करने में, वो मेरा थिएटर ज्वाइन करे। मेरा काम है उसको फिल्म तक पहुंचाना, बाकी अपना हुनर। वेल नागू साहब, यहाँ पर आप बता दें हमारे लिसनर्स को कि आपका थिएटर कहाँ पर है, क्या नाम है और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। जी, मैं पहले महबूब कल्चर सोसाइटी के साथ काम करता, अब मेरा थिएटर है आज़ादगंज में, जी जस्टिस विजुअल आर्ट्स यूथ क्लब। ओके, तो यहाँ पर अपने लिसनर्स को बता दें कि अगर आप में भी नागू साहब की तरह एक्टिंग का कीड़ा है और आप एक्टिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, कश्मीर से डायरेक्ट बॉलीवुड में आपको एंट्री चाहिए, तो ज़रूर इनसे सीखिए और इनका जो ज्वाइन कर सकते हैं इनका क्लब जिसका नाम है जस्ट विजुअल आर्ट्स। जी हाँ, जो कि आज़ादगंज बारामूला में है, वहाँ पर आप इनसे जुड़ सकते हैं और आप भी एक्टिंग सीख सकते हैं। वेल नागू साहब, आपसे हम बातें यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर आपके ही बिल्कुल आपके एक फ़ैन ने हमें मेल किया है, अरसलान है इनका नाम, सोपोर से, और कहते हैं कि हम तो वैसे आजकल का जो यूथ है वो काफ़ी कट चुका है एक्टिंग से या थिएटर की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो वो आपकी फ़ैन है और कहते हैं कि हम काफ़ी पसंद करते हैं इनको देखना, इनकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती है, लेकिन यूथ हमारा थिएटर से आजकल कट चुका है। बेसिकली क्या है कि सोपोर में तो नहीं है, जी वहाँ म्यूजिकल ग्रुप है, Right. हमारे दोस्त हैं। बेसिकली इंसान किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, कोई भी पेशा उसने चुना हो, लेकिन सोसाइटी के प्रति उसका फ़र्ज बनता है कोई कि बिल्कुल सोसाइटी में जो बिदात है, गलतियां हैं, जो बुरा कुछ हो रहा है सोसाइटी में, उसको उछालना है। राइट इसलिए थिएटर ज्वाइन करना है ताकि समाज में जो बुराइयां हैं उनको आगे लाना है। राइट हमने उन लोगों के जज्बातों को आवाज़ देनी है, जी हम तर्जमानी करनी है। पुराने ज़माने में या जो बादशाहों का दौर था, उस टाइम लड़ीशा के ज़रिए लोगों की बात बादशाह तक पहुंच जाती है, या बादशाह का जो आदेश था वो लड़ीशा के थ्रू पहुंच जाता था आगे। जी लेकिन थिएटर जो मीडियम है ना, अपनी बात इंसान इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा सकता है। जी कि आप ज्वाइन कीजिए ना, थिएटर है, आप मेरा थिएटर ज्वाइन कीजिए, कहीं भी आपको जाना, मेरा काम है आपको आगे ले जाना, फिर आपका हुनर बोलेगा, वहाँ मैं आपके बदले काम नहीं कर सकता। राइट जितने भी मेरे थिएटर से जुड़े हैं उनमें से कोई एक ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने फिल्म में काम ना किया, सीरियल में काम नहीं किया। अब क्या है कि पिछले 10 सालों से दूरदर्शन में इतना काम नहीं हो रहा, कि किया था 2020 में भी जो कमीशन सीरियल आए थे उनमें किया था, अभी वो रिलीज़ नहीं हुए, तो शायद 1-2 माह में वो रिलीज़ होंगे। उसमें भी मैंने 10-12 सीरियल किए। वाओ ग्रेट। वेल नागू साहब, आप एक्टिंग के साथ साथ हमें तो पता ही है आप कॉमेडी किंग भी है, कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, मिमिक्री करते हैं, तो आपका जो फेवरेट डायलॉग है जिसकी आप मिमिक्री करते हैं, यहाँ पर हम ज़रूर सुनना चाहेंगे आपसे। मैं पहले जो बचपन में शुरुआत मैंने की थी,
माहिर साहब ने लिख के दिया था मुझे। जी। बक दे ए मैं सकती बक दे तो तख्तस ए मेरो बख्तस। तो अगर अमिताभ बच्चन यही बोलेंगे जी। बक दे मैं सकती मेरो तख्तस, अगर शाहरुख खान यही डायलॉग बोलेंगे हे भक्ति हे मैं सकती दो एक सियाफने वासवान हे। अगर नज़ीर जोश साहब मेरे उस्ताद मोहतरम जी। अगर वो बोलेंगे ए भक्ति ए मैं सकती दो एक सियाफने वासवान बताए हां करी बात कर छो। वाओ, मतलब लिटरली अमेजिंग। और मुझे ये ऐसा फील हुआ कि मुझे लगता है ये कैरेक्टर्स मेरे सामने बैठे हैं। लगता है मुझे कि आज 30 साल के बाद, अब 25 इयर्स के बाद मैंने मिमिक्री करी होगी। वाओ वाओ। और हम खुद को काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज समझते हैं कि आपने मौका दिया हमें, आप यहाँ पर आए। बहुत और भी बातें करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आपको कोई सवाल पूछना हमारे साथ जुड़ना ही 899904 पर फ़ोन घुमाइए। और अभी जो गाना मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, आपको बता दें वो मूवी कुल हामिद का गाना है और जिसमें नागू साहब ने काम किया है। सुनते रहिए रेडियो चुनार 90.4 हर दिल की धड़कन। आप सुन रहे रेडियो चुनार आरजे समानिया के साथ और शो चल रहा है हल्ला बोल विद आरजे समानिया। और शो पर हमारे साथ आप सबको तो पता ही है अशरफ नागू साहब है, जो कि बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही बड़ी शख्सियत है और बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं, एक्टर। और अभी बता दें आपको डायरेक्टर, सिंगर, कॉमेडियन, मिमिक आर्टिस्ट और क्या कुछ नहीं, हर एक टैलेंट है उनमें। और वेल नागू साहब, आपसे जानना चाहती हूँ कि हर एक की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब बंदा कहता है कि नहीं मुझे गिव अप करना है जी। चैलेंज की वजह से, तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई टाइम आया? ऐसा मौका आया कि जब मैं मुंबई में सेटल होने जा रहा था, जी। तो 5 साल में रहा हूँ मुंबई में। तो मैं एक सीरियल कर रहा था सियासत, जी। में लीड रोल था। तो अब क्या है कि लोग मुंबई में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट आपके पास नहीं है लोगों के, जी। तो आप कुछ नहीं कर सकते जब तक ना आप उसमें 10-20 साल लगते हैं। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं डायरेक्ट यहीं से बुक हुआ मुंबई। ऐसा चांस मिला कि मेरे दोस्त थे सत्यांशु दिवांशु, जिनके साथ मैंने तमाश करी थी, तो उन्होंने रिकमेंड करा था। फिर मैंने ऑडिशन यहाँ से, बोल रहे हैं कि 2300 लोगों ने ऑडिशन दिया था मेरे कैरेक्टर के लिए। जो रिसेंटली जिसकी डेथ हुई, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, मेजर विक्रमजीत, अच्छे टैलेंटेड एक्टर थे। उसने बोला कि मैंने 3 बार आपके कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया, मुझे कुछ नहीं आता, क्या मालूम उनको क्या लगा मेरा अच्छा। बोला कि मैं देखना चाहता हूँ कि आपने क्या किया इसमें। वो गए एडिटिंग टेबल पे, तो देख रहे हैं। जब वो वहाँ से बाहर, तो वो करने लगे मेरे ऐसे। बोला यार भाई मैं नहीं कर सकता। मैंने बोला क्या मालूम, मैंने अचानक कोई रिएक्शन ऐसी दी हो तो उनको अच्छी लगी। बोला कि नहीं कर सकता था मैं, कि हर एक के जिनमें आ गया, मैं वहाँ पर सेटल हो गया। तो कुछ फैमिली मसला हुआ, तो अब सब अलग हो गए, सेपरेट हो गए। उन दिनों मेरी बेटी हुई थी जूनी। तो शादी के बाद आप बोला कि बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा। तो मेरी बीवी देहरादून से है, तो ब्रॉड माइंडेड है, वो ये नहीं सोचे। वो बोलती है, आज भी मुझे बोलते कि जब सर्दियों में हम देहरादून जाते हैं, आप मुंबई हो क्या। ऐसा कुछ नहीं है, उसे बुरा नहीं लगता, उसे अच्छा लगता है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ। कि मैं वहाँ से आऊँ, ये एक बुरा टाइम था। पिछले 10 सालों से दूरदर्शन में बाहर से काम किया हमने बहुत। हम बैठे नहीं कि मेरी जो असल रसूख, मैं हर एक के साथ सही रहता हूँ, मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं चाहता। व्यवहार मेरा अच्छा है जी। मुझे एक्टिंग आती हो या ना हो, आती हो, लेकिन व्यवहार मेरा अच्छा है। इसलिए अगर 10 सीरियल हो, मैं 8 में काम करूँगा। जिस आर्टिस्ट को व्यवहार अच्छा हो, तब जब तक इंसान अच्छा ना हो, वो कितना ही बड़ा एक्टर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा डायरेक्टर क्यों ना हो, मैं उसे अच्छा डायरेक्टर और एक्टर नहीं मानता। पहले वो इंसान अच्छा हो, उसमें इंसानियत हो। कि वो वहाँ से मुंबई से वापस आना बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल समय था। मैं आया यहाँ, फिर वही लाइफ शुरू कर दी।
यहाँ आर्टिस्ट लोगों की बहुत मुश्किलें हैं कश्मीर में जी इस वक्त। जो ये लॉकडाउन हुआ, उससे पहले भी एक लॉकडाउन हुआ था, जी बहुत ही मुश्किलात से दो चार हैं आर्टिस्ट लोग यहाँ से। अब क्या है कि थिएटर ये रिसेंटली हुआ था NZCC का फेस्टिवल, जी उसमें हमने हिस्सा लिया। उसमें मैंने 4 प्ले मेरे लिखे हुए थे। अभी कल्चर एकेडमी का फेस्टिवल हुआ, तो इसी पे अब जो बाकी लोग, अब मैं गुजारा कैसे कर रहा हूँ या वो लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, बहुत मुश्किल में गुजारा कर रहे हैं वो लोग, जी क्योंकि सब दूरदर्शन बंद पड़ा है। कि अल्लाह कोई ज़रिया बनाए यहाँ से, यहाँ पर फिर काम शुरू हो, तो बिल्कुल। बस यही दुआ करते हैं। वेल हमें पता है कि आपका स्केड्यूल काफ़ी ज़्यादा टाइट है, हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। वेल नागू साहब, मैं जानना चाहती हूँ कि आपके जैसा एक, कहते हैं ना, आप तो मंजे हुए कलाकार हैं, तो आपकी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी क्या पीस ऑफ एडवाइस रहेगी हमारी यूथ के लिए, हमारी जनरेशन के लिए? बस मेरी एडवाइस यही है, मेरा मशवरा यही है, अगर आप में हुनर है आप आगे आ जाइए। इन चीज़ों से नहीं डरना है कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल। हम इसी में फंसे हैं कि लोग क्या कहेंगे। राइट। आप आ तो जाओ। जब आपकी बात कोई सुने, जैसे मैं आपका बहुत ही मशहूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी, कि तब जाके दी जब हमने एक कदम उठाया था किसी और। आप आ जाइए इस फील्ड में, बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई ज़रूरी है। बिल्कुल। आप ये बोलेंगे हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी न्यू जनरेशन, उसने क्या एक सांग किसी का नकल उठाया, वो बोले यही गा रहा है, बस वो बोल रहा है कि मैं इंडियन आइडल में जाऊँ। पहले यहाँ तो कुछ करो। राइट। कोई एक्टिंग का उसने मिमिक्री करी या एक्टिंग का एक डायलॉग सीखा, इसका अरबाज खान का या किसी और एक्टर का सीख ले, बस बोला कि नहीं अब तो मुंबई जाऊँगा। पहले यहाँ थिएटर करो, कुछ सीखो। राइट। वहाँ पर आपको मौके ही मौके मिलेंगे। हज़ारों फिल्में बन रही, लाखों फिल्में बन रही, हज़ारों सीरियल चल रहे। आपको, आप देखिए ना चैनलें कितनी चल रही। राइट। जी। आपको मौका ही मौका मिलेगा, लेकिन आप सीख के जाओ। फिर वहाँ पर स्ट्रगल करने बैठोगे, वो अच्छा नहीं लगता। फिर आप कोई गलत चीज़ भी कर सकते हो, एग्जैक्टली। नशा कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ से सीख के जाइए। काम आपके लिए बहुत है, वो मुंबई हो, दिल्ली हो, यहाँ पर भी आपका काम है, लेकिन आप कुछ सीख के जाइए। थिएटर ज्वाइन कीजिए। जी बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त एडवाइस थी, एंड आई होप कि हमारी यूथ जो है ये बात समझेंगी और पहले खुद को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे चैलेंज के लिए और आने वाली सक्सेस के लिए इंशाल्लाह। वेल नागू साहब, आपसे जानना चाहती हूँ मैं कि रेडियो चनार पर आकर, हल्ला बोल शो पर आकर आपको कैसा लगा? वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा, फ़ख्र महसूस हुआ। थैंक यू सो मच। मेरी बेटी मुझसे बात कर रही थी। मैं बहुत ही रेडियो चिनार 90.4 FM का बहुत ही मशहूर हूँ। उन्होंने मौका दिया कि आर्टिस्ट की हौसला अफजाई हो। बिल्कुल। जब तक आर्टिस्ट की हौसला अफजाई ना हो, उसे नहीं लगता कि मैंने क्या किया। बिल्कुल। उसे ये लगता है फिर जब हौसला अफजाई हो किसी भी कारण में, आप काम करो, हौसला अफजाई मिलेगी आपको किसी भी कारण में, लेकिन आपका काम ज़ाया नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। वेल थैंक यू सो मच सर, हमें अपना टाइम देने के लिए। लिटरली इट वॉज प्लेजर फॉर मी कि आपके साथ यहाँ पर बात करना मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। आपके जैसे मजे हुए कलाकार के साथ यहाँ पर हम जुड़ पाए, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। थैंक यू।